एक लाइट रेल का डब्बा तेज और मजेदार सफर लायक कैसे बनाया जाता है? एक सपाट नक्शे से किस तरह ग्लोब बना लेते हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड को कैसे पता चलता है कि कौन सा अक्षर या अंक किस की को दिया गया है? और कैंची को काटने के लिए धार से ज्यादा क्या चाहिए? देखते हैं आज के इस एपिसोड में। फैक्ट्री में एक लाइट रेल सिस्टम बिजली से चलने वाली रेल होती है जो आमतौर पर मेट्रो इलाकों में मुसाफिरों को एक से दूसरी जगह पहुंचाती है, वो भी तेजी के साथ। इसलिए डब्बों को इतना मजबूत होना चाहिए कि इतने मुसाफिरों को एक साथ सुरक्षित पहुंचा सके, और इतना हल्का भी होना चाहिए कि तेजी से चल सके, और साथ ही एनर्जी एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो रेल का ऐसा डिब्बा कैसे बनाया जाता है जो करीब 30 साल तक पटरियों पर दौड़ता रहे? सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के सीमेंस प्लांट में लाइट व्हील कार बनाने का काम शुरू होता है स्टील के करीब 3000 टुकड़ों की वेल्डिंग से, जिससे उसका फर्श और कार के दोनों साइड के ढांचे बनाए जाते हैं। यहाँ जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है वो मिक्स्ड या एलॉय होता है, जिसमें तांबा और कार्बन जैसी धातु मिलाई जाती है, और उसे वेदरिंग स्टील कहते हैं। ये एक ऐसा स्टील होता है जो मौसम और एटमॉस्फेयर में नेचुरली ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो ऐसी सुरक्षा परत बनाता है जिसमें इसमें जंग नहीं लगती और ना ही ये कटता है। इसके पुर्जों को रिवेट से नहीं जोड़ते बल्कि वेल्ड करते हैं। इससे और बेहतर वेदरप्रूफ जोड़ बनता है। इससे इसके पूरे फ्रेम को ज्यादा लचीलापन मिलता है, जिससे ट्रैक्स पर चलते वक्त डब्बा आगे पीछे हिल सके। वेल्डिंग का काम खत्म होने के बाद इसके अंडर फ्लोर का वजन 2 टन से ज्यादा होता है। उसे एक ओवरहेड क्रेन से उठाकर फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है। यहाँ लाइट रेल कार की दोनों ओर की दीवारों की वेल्डिंग की जाती है, और तब 2.5 मीटर चौड़ा और करीब 4 मीटर लंबा कार शेल तैयार हो जाता है। और जब लाइट रेल के सारे पुर्जे जोड़ दिए जाते हैं तब उसके जोड़ों को एक ग्राइंडर से चिकना कर दिया जाता है ताकि स्टील पर खुरदरे उभार न रह जाए। स्टील के किनारों को भी घिसा जाता है ताकि पूरे फ्रेमवर्क में टॉलरेंस के लिए इंच के 400वें भाग से ज्यादा की चूक ना हो। अगर स्टील के किसी भी टुकड़े में इससे ज्यादा अंतर हुआ तो बाकी के पुर्जे एक साथ फिट नहीं हो पाएंगे। जब फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है तब सबसे पहले एक सफेद प्रोटेक्टिव प्राइमर की एक परत चढ़ाई जाती है। फिर सब फ्लोर के पैनल लगाए जाते हैं। वो बाहर से सख्त फाइबर ग्लास के और अंदर से बालसा की हल्की लकड़ी से बने होते हैं। पैनल लगाए जाने के बाद उन्हें रबर और क्ले से बने फ्लोर टाइल से ढक दिया जाता है, जिससे एक टिकाऊ सतह बन जाती है जो करीब 30 साल तक पैरों की रगड़ सह सकती है। फर्श तैयार होने के बाद डब्बे की दीवारों को फाइबर ग्लास की पैनलों से भर दिया जाता है और उन्हें स्टील के फ्रेमवर्क से चिपका दिया जाता है। फाइबर ग्लास का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो काफी मजबूत, हल्का और वेदरप्रूफ होता है, और इसे किसी भी आकार में गढ़ा जा सकता है। इसमें लगा ग्लू 24 घंटे में सूख जाता है। इसके बाद डब्बे के अगले हिस्से में लाइट रेल ड्राइवर के लिए विंडशील्ड लगा दी जाती है। ये कोई आम विंडशील्ड नहीं होती। ये 1 इंच के चौथाई हिस्से जितने मोटे कांच और पॉलीयूरेथीन की ऑल्टरनेटिंग परतों से बनाई जाती है। ये आम कार में लगे विंडशील्ड से 3 गुना ज्यादा मोटी होती है। लाइट रेल विंडशील्ड करीब करीब बुलेट प्रूफ होती है, और ट्रैक से उड़े पत्थर के टकराने पर भी ये टूटती नहीं है। जब फर्श, दोनों साइड और खिड़कियां लगा दी जाती हैं, तब कांच को ढक दिया जाता है और डब्बे को पेंट कर दिया जाता है। इन डब्बों को भी उसी यूरेथीन पेंट से रंगा जाता है जिससे ऑटोमोबाइल्स को पेंट किया जाता है। सूखने पर ये स्मूथ ग्लॉसी फिनिश मिलता है, और ये इतना टिकाऊ होता है कि उसमें ना दरारें पड़ती हैं और ना ही वो चटकता है। ज्यादातर लाइट रेल्स को सफेद रंग में रंगा जाता है, और शहर भेजने के बाद
उसे ऑफिशियल डीकैल्स और दूसरे डिजाइन के साथ कस्टमाइज्ड किया जाता है। एक तरफ डब्बों की रंगाई होती है तो फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में इन डब्बों को चलाने वाले बिजली के तारों के वायरिंग रैक्स बनाए जाते हैं। लाइट रेल कार्स बिजली से चलती है क्योंकि बिजली की मोटर्स दूसरी मोटर से ज्यादा कुशल होती हैं और हर स्टॉप के बाद वो काफी तेजी से रफ्तार पकड़ लेती है। इलेक्ट्रिक मोटर से एमिशन भी कम होता है और मुसाफिरों को कम शोर वाले सफर का मजा मिलता है। इन डब्बों को चलाने वाले ज्यादातर पुर्जे, उनकी एयर कंडीशनिंग और ब्रेकिंग सिस्टम इन लाइट रेल कार की छत पर लगाए जाते हैं ताकि मुसाफिरों को ज्यादा जगह मिल सके। जब उन पुर्जों की वायरिंग लगा दी जाती है तब एक क्रेन डब्बे की छत उसकी दीवारों के किनारों पर रख देती है। इस दौरान फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में ट्रैक्स के पहिए और डब्बे के एक्सल जोड़ दिए जाते हैं। इसके पहिए स्टील के टायर होते हैं जिनका डायमीटर 1.5 मीटर से ज्यादा होता है। वो एक स्टील हब, रबर की परतों और स्टील टायर से बने होते हैं। जब डब्बे में पहिए लगा दिए जाते हैं तब वायरिंग को छत से खींचकर डब्बों को चलाने वाली बिजली से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद सीट्स लगा दी जाती हैं और फिर ये डब्बे टेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं। टेस्ट ट्रैक के ऊपर तांबे की तारों में 750 वोल्ट्स की बिजली दौड़ती है। डब्बे की छत पर लगा एक डिवाइस जिसे पेंटोग्राफ कहते हैं, वो तारों से बिजली का करंट डब्बे तक पहुंचाता है। अगर टेस्ट ट्रैक पर सब कुछ ठीक रहता है तब सीमेंस की लाइट रेल कार पूरे अमेरिका के शहरों में भेज दी जाती है, जहां वो अगले 30 साल तक मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगी। आगे देखिए, एक सपाट नक्शे में पूरा ग्लोब कैसे आ सकता है और कंप्यूटर कीबोर्ड को कैसे पता चलता है कि कौन सी की दबाने से कौन से अक्षर को छापना है। अमेरिका के हर क्लासरूम में एक ग्लोब तो होता ही है जिससे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ग्लोब किसी दूसरे नक्शे से ज्यादा सटीक होते हैं क्योंकि उसके गोलाकार की वजह से देशों के दूसरे नक्शे के मुकाबले सही आकार में देखा जा सकता है। मगर ग्लोब शुरू में गोल नहीं होते, बल्कि शुरुआत होती है एक सपाट नक्शे से। तो नक्शों को गोलाकार बनाकर ग्लोब कैसे बना लेते हैं? ग्लोब बनाने की शुरुआत होती है कार्डबोर्ड जैसे एक सख्त मटेरियल पर ग्लू लगाने से, ताकि ग्लोब के नक्शों को एक मजबूत आधार पर चिपकाया जा सके और वो क्लासरूम में उत्सुक हाथों का छूना बर्दाश्त कर सके। अंदर वाले हिस्से में एक कागज के मोटे चिपबोर्ड को लगाया जाता है जो प्रेस्ड लकड़ी और रिसाइकल्ड पेपर फाइबर से बना होता है। ये वही सख्त मटेरियल होता है जिससे नोटपैड्स के पिछले हिस्से बनाए जाते हैं। इन चिपबोर्ड पर जो ग्लू लगाया जाता है वो वाटर बेस्ड हीट एक्टिवेटेड ग्लू होता है जो 65 डिग्री पर चिपबोर्ड पर बहुत जल्दी सूख जाता है, मगर वो बाद में फिर से चिपचिपा हो जाता है जब वो गर्म मोल्डिंग मशीन ग्लोब के टुकड़ों को साथ में दबाती है। जब वो सूख जाता है तब चिपबोर्ड से ग्लोब के अंदर वाले हिस्से काटे जाते हैं। इन्हें एक प्रेस एक जैसे दो हिस्सों में ढाल देता है। इनमें से एक ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और दूसरा नीचे का। ये पिन व्हील जैसा आकार इसलिए है कि इन्हें एक बॉल शेप में मोड़कर ग्लोब का आधा हिस्सा बनाया जा सके। अगर ये कटआउट्स पेस्ट ना हो तो चिपबोर्ड को गोल आकार में दबाने पर यह मुड़ जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे किसी बास्केटबॉल का रैपिंग पेपर हो। जब ग्लोब के अंदर वाले हिस्से को काटा जाता है उसी दौरान पहले से छपे नक्शे को एक ऐसे ही एक चिपबोर्ड की परत पर चिपकाया जाता है ताकि उसे ज्यादा मजबूती मिल सके। अंदर वाले हिस्से की तरह नक्शे भी दो टुकड़ों में इस्तेमाल होते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। नक्शे को किनारों पर सफेद रखा जाता है जिन्हें बाद में काट लिया जाता है ताकि नक्शे भी पिन व्हील शेप से मैच कर सकें। इन कटआउट्स के किनारे उस वक्त जुड़ जाते हैं जब ग्लोब असेंबल किया जाता है और तब एक बिना जोड़ वाला नक्शा बनता है। जब ग्लू सूख जाता है तब नक्शों को भी पिन व्हील शेप में काट लिया जाता है। एक मशीन सेंसर की मदद से नॉर्थ या साउथ पोल के केंद्र से
क्रॉस हेयर ढूंढ लेती है और फिर हर पोल के केंद्र में एक सुराख बना लेती है। इन सुराखों का इस्तेमाल कटिंग प्रेस में नक्शे का केंद्र ढूंढने के लिए किया जाता है और फिर 80 टन की प्रेस एक कटिंग डाई की मदद से नक्शे को भी अंदर वाले हिस्सों की तरह पिन व्हील शेप में काट देती है। इसके बाद वक्त आता है अंदर वाले हिस्सों और नक्शों को ग्लोब के गोल आकार में मोड़ने का। दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ को अलग अलग गोल आकार दिया जाता है। एक एम्प्लॉय केंद्र के सुराख की मदद से एक पिन व्हील शेप को एक पिन व्हील शेप मैच के नीचे रखकर बॉल शेप वाले मोल्ड में डाल देता है। फिर डाई की 105 डिग्री की गर्मी कोर पर लगे ग्लू को रीएक्टिवेट कर देती है, जिससे वो नक्शे पर चिपक जाता है। इससे परफेक्ट हेमिस्फीयर बनता है। डाई के अंदर बने ग्रूव नक्शे के टेक्सचर को एम्बॉस करते हैं, जिससे पहाड़ और दूसरी ऊंची जगहें अच्छी तरह से उभर कर आती हैं। उन्हें ग्लोब पर महसूस किया जा सकता है। डाई में लगा एक तीर हर नक्शे को सही दिशा में दिखाता है ताकि टेक्सचर्ड पहाड़ अपनी सही जगह पर बने रहें। जब दोनों हेमिस्फीयर बन जाते हैं, तब दोनों हिस्सों को तराश लिया जाता है ताकि किनारे बराबर हो जाएं। इसके बाद इन हेमिस्फीयरों को जोड़ दिया जाता है। एक एम्प्लॉय सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वाले हिस्से के किनारे पर ग्लू लगा देता है। उसे एक चिप बोर्ड हुक बना लिया जाता है जो इक्वेटर के चारों ओर जाता है और वहीं पर दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ देता है। जब ये हो जाता है, तब एक एम्प्लॉय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर वाले हिस्से में ग्लू लगा देता है और दोनों टुकड़ों को जोड़कर एक ग्लोब बना देता है। प्राइम मेरिडियन यानी लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली लॉन्जिट्यूड लाइन की मदद से दोनों हेमिस्फीयर को सही ढंग से जोड़ दिया जाता है। आखिर में ग्लोब के बीच वाले हिस्से पर एक रंगीन पट्टी लगा दी जाती है जो दोनों हेमिस्फीयर का जोड़ छिपा देती है और वो इक्वेटर बन जाता है। उसके बाद एक मुड़ा हुआ मेटल बार, जिसे सेमी मेरिडियन कहते हैं, ग्लोब के एक तरफ लगा दिया जाता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की डिग्री नापता है और फिर नॉर्थ पोल में एक टाइम डायल लगा दिया जाता है जिससे ग्लोब पर दो जगहों के समय के अंतर का पता लगाया जा सके। इसके बाद ग्लोब के केंद्र से 23 डिग्री पर झुका हुआ एक स्टैंड लगा दिया जाता है जिससे ग्लोब अपनी धुरी पर पृथ्वी जैसा दिखता है। इसके बाद डब्बों में भर के छात्रों और हमारे लिए दुनिया देखने का जरिया बन जाता है, क्योंकि इसके अलावा तो हम उसे सिर्फ अंतरिक्ष में ही देख सकते हैं। आगे देखिए, आखिर कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सी की दबाने से क्या करना है और एक कैंची में काटने के लिए धार से ज्यादा और क्या महत्वपूर्ण होता है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड भी एक छोटे से कंप्यूटर की तरह ही काम करता है और वो भी सर्किट्स और स्विचेस की मदद से हमारे टाइप किए हुए कमांड को उस सिग्नलों में बदलता है जिन्हें हमारा कंप्यूटर समझता है। लेकिन फिर भी बोर्ड को कैसे पता चलता है कि उसे कंप्यूटर को क्या बताना है? एक कंप्यूटर कीबोर्ड की हर की एक छोटा इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप होती है जो चावल के एक दाने जितनी बड़ी होती है और उन्हें एक ट्विजर की मदद से पहले छपे सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है ताकि हमारे कीबोर्ड से निकली हर जानकारी सही तरीके से हमारे कंप्यूटर तक पहुंच पाए। इतने छोटे से होने के बावजूद माइक्रोचिप का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके अंदर लगे तार हमारे एक या कई कीज दबाने पर यह तय कर लेते हैं कि कंप्यूटर को कौन सा कैरेक्टर या कमांड भेजना है। एक बार इन चिप्स को बोर्ड पर लगाने के बाद उसके अंदर के सर्किट्स को सर्किट बोर्ड्स के बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जोड़ा जाता है। उन्हें जोड़ने के लिए एक बॉन्डिंग मशीन माइक्रोचिप को एल्यूमिनियम के पतले तार की मदद से बोर्ड पर जोड़ देती है जो सिर्फ 1 मिलीमीटर मोटा होता है। एक कंप्यूटर इन कनेक्टर्स पर नजर रखता है, मगर उसके लिए एक माइक्रोचिप की तस्वीर को 10 गुना बड़ा कर दिया जाता है। ये काली लाइनें एल्यूमिनियम के तार की हैं और सफेद स्क्वायर चिप के कनेक्शन पॉइंट्स हैं। हर चिप में 18 अलग अलग कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं जो कि बोर्ड की कीज के अलग अलग ग्रुप से सिग्नल लेते हैं। जब ये चिप्स बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं तब एक एम्प्लॉय हर कनेक्शन की जांच करके देखता है कि हर माइक्रोचिप से निकला सिग्नल एल्यूमिनियम के तार से होकर गुजर रहा है या नहीं।
जब बोर्ड टेस्ट में पास हो जाता है तब माइक्रोचिप को काले ग्लू से ढक दिया जाता है और कनेक्शन पॉइंट्स को इंसुलेट कर दिया जाता है। इसके बाद एक एम्प्लॉई हर बोर्ड के पिछले हिस्से पर बिजली के पुर्जे लगाता है। उसके बाद बोर्ड पर हाथों से ही रेजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट को कम करके रेजिस्ट करते हैं और कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं जो करंट को स्टोर करके रिलीज करते हैं। इससे कीबोर्ड से माइक्रोचिप तक लगातार सिग्नल जाते रहते हैं। बिजली के पुर्जे लगाने के बाद हर बोर्ड में 3 LED बल्ब लगा दिए जाते हैं। वो कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रोल लॉक के लिए होते हैं। जब कीबोर्ड पर उन कीज को दबाया जाता है तब बल्ब जलने लगते हैं। जब बिजली के सारे पुर्जे और बल्ब सर्किट बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं तब हर बोर्ड एक ओवन में पिघले टिन के बीच से गुजरता है। ये टिन बिजली के पुर्जों में लगे तार के छोटे छोटे टुकड़ों को सोल्डर कर देता है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, और इस तरह से सर्किट बोर्ड में बिजली का सर्किट पूरा हो जाता है। टिन के सूखने पर प्लास्टिक कीबोर्ड पर लगे कीज पर अक्षर, नंबर और सिंबल बनाए जाते हैं जिनसे पता लगता है कि कौन सी की किस लिए है। ये सब कुछ एक नजर न आने वाली लेजर बीम से कीज पर छापे जाते हैं। लेजर कीज पर लगे काले प्लास्टिक को वेपराइज कर देता है जिससे उसके नीचे की सफेद परत उभर आती है। चूंकि ये निशान प्लास्टिक पर छापे या रंगे नहीं जाते बल्कि खुदे जाते हैं, इसलिए ये कभी मिटते नहीं हैं। हर की पर निशान बनाने के बाद एक एम्प्लॉय हर कीबोर्ड को स्प्रिंग वाले रबर कुशन के एक बिन में हिलाता है जिससे कुशन हर की के पिछले हिस्से में बने खांचे में समा जाता है। इस कुशन से ही हर की को वो लचीलापन मिलता है जिससे एक बार दबाने के बाद वो फिर से अपनी जगह पर लौट आता है। इसके बाद कीबोर्ड में सर्किट बोर्ड लगाया जाता है और उसके बाद एक पतला सा इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन भी लगाते हैं जिससे कीबोर्ड की हर की के लिए एक प्रेशर सेंसिटिव स्विच लगा होता है। जब हम की दबाते हैं तब स्विच से ये अनूठा इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलता है जो सर्किट बोर्ड के सर्किट से होता हुआ सर्किट बोर्ड के छोटे से प्रोसेसर में चला जाता है और वहां से वो कंप्यूटर में चला जाता है। एक बार मेम्ब्रेन लगाने के बाद कीबोर्ड के पिछले हिस्से में एक प्लास्टिक कवर लगा दिया जाता है और उसके बाद एक एम्प्लॉय हर की जांच करता है और उसके बाद ये कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर से जुड़कर हमारे हर कमांड का पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आगे देखिए, एक कैंची बनाने के लिए उसकी धार से ज्यादा और भी कुछ महत्वपूर्ण होता है। एक कैंची में काटने के लिए 2 ब्लेड्स होते हैं, मगर दोनों ब्लेड्स इतने धारदार नहीं होते कि अपने दम पर चाकू की तरह किसी चीज को काट सके। असल में कैंची के बीच में किसी चीज को रखकर दबाने पर ही वो चीज कट जाती है, मगर 2 ब्लेड किस तरह एक ब्लेड से बेहतर काट पाते हैं। एक कैंची बनाने की शुरुआत होती है 100 टन की प्रेस के नीचे स्टेनलेस स्टील की चादरों से कैंची के 2 ब्लेड काटने से। ये ब्लेड हमारे घरों में कई काम करने वाली उस कैंची में लगाए जाते हैं जिनसे हम कागज से लेकर कपड़े तक काटते हैं। कपड़े काटने के लिए एक मजबूत कैंची की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्टील में थोड़ा ज्यादा कार्बन और निकल मिलाया जाता है। उस प्रेस में एक डाई लगी होती है जो ब्लेड काटती है। स्टील का लंबा हिस्सा ब्लेड का 8.5 सेंटीमीटर लंबा काटने वाला हिस्सा होता है, तो उसके पतले हिस्से से हैंडल बनाया जाता है। हर ब्लेड एक ही साइज का होता है। इनमें से किसी 2 ब्लेड को जोड़कर एक कैंची बनाई जा सकती है। बाद में कैंची को असेंबल करने के लिए इन ब्लेड्स को इस तरह से लगाया जाता है कि उसे खोलने और बंद करने पर वो किसी भी चीज को काट सके। जब ये ब्लेड काट लिए जाते हैं, हर ब्लेड के नीचे एक सुराख बना देती है। उसी सुराख से बोल्ट लगाकर दोनों ब्लेड्स को जोड़ा जाता है। जोड़े जाने के बाद ये बोल्ट कैंची के दोनों ब्लेड्स के लिए एक धुरी का काम करता है और हमें किसी भी चीज को काटने में आसानी होती है। कैंची किसी चीज को आसानी से काटे, इसके लिए इनके ब्लेड्स को एक तीसरी प्रेस में डाला जाता है जो उन ब्लेड्स को हल्का सा मोड़ देती है, और इतना मुड़ने के बाद दोनों ब्लेड्स के बीच एक आर्क बन जाता है। ये नजर तो नहीं आता, इससे उनके बीच इतनी जगह बन जाती है कि कुछ भी काटते वक्त कैंची आसानी से चलती रहे।
जब ब्लेड पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब इन्हें हीट ट्रीट किया जाता है ताकि स्टील और सख्त हो जाए। सबसे पहले एक भट्टी में ब्लेड्स को करीब 1000 सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे स्टील का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो सख्त हो जाता है। फिर ब्लेड्स को ठंडा होने पर उन्हें एक दूसरी भट्टी में 220 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 2 बार तपने के बाद ब्लेड काफी मजबूत हो जाते हैं और तब उन पर धार चढ़ाई जाती है। इन ब्लेड्स पर 3 ग्राइंडर्स से धार चढ़ाई जाती है। पहले तो सिलिका से बने इन ग्राइंडिंग स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ब्लेड के अंदर वाली सतह पर ग्रीन जैसा टेक्सचर बनता है। इसकी वजह से ब्लेड को ट्रैक्शन मिलता है और वो किसी भी चीज को अच्छी तरह से पकड़ सकती है। अगली मशीन में भी ऐसा ही ग्राइंडिंग स्टोन लगा होता है, मगर उससे हर ब्लेड की धार में 35 डिग्री का एंगल बनता है। उस एंगल की मदद से ब्लेड को काटने में आसानी होती है। आखिरी धार हाथों से चढ़ाई जाती है। धार लगाने के बाद भी ब्लेड कैंची के लेवरेज एक्शन के बिना कागज या कपड़े को नहीं काट सकते, मगर वो इतने धारदार होते हैं कि जरा सी लापरवाही से आपकी त्वचा काट सकते हैं। इसके बाद 2 ब्लेड्स को जोड़कर कैंची बनाई जाती है, मगर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ब्लेड्स के एंगल वाले किनारे कैंची चलाते वक्त एक दूसरे के पास से गुजरे। 2 धारदार ब्लेड्स को तांबे के एक बोल्ट से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद हर बोल्ट में एक प्लास्टिक हैंडल लगा दिया जाता है ताकि कैंची को पकड़ने में परेशानी ना हो। ये हैंडल इस तरह से बनते हैं कि कैंची को पकड़ना और उससे कुछ भी काटना आसान हो जाए। हैंडल लगाने के बाद एक एम्प्लॉय कैंची की धार की जांच करता है और एक छोटी सी हथौड़ी से ब्लेड्स के मुड़े हुए हिस्सों को एडजस्ट कर लेता है ताकि कैंची के ब्लेड्स एक दूसरे के साथ आसानी से चल सके। जांच पूरी हो जाने के बाद ये कैंची आपके लिए कुछ भी काटने के लिए तैयार होती है।